हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सतलुज रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। सतलुज रिवर को एंशिएंट टाइम में किस नेम से बोलते थे ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लेक सुपीरियर को लेकर के, तो लेक सुपीरियर को अगर हम मैप में व्यू करें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा और यूएसए के जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट लेक सिचुएटेड हैं, जिनमें से एक लेक है लेक सुपीरियर। इन 5 लेक्स को अगर हम कंक्लूसिवली बात करें तो इनको ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। लेक सुपीरियर से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो अगर वॉल्यूम वाइज देखें तो पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट लेक के रूप में लेक सुपीरियर एग्जिस्ट करती है। और अगर सरफेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है लेक सुपीरियर। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। बेसिक पॉइंट्स आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर है, किन पॉइंट्स के ऊपर ये वॉर स्टार्ट हुई और स्टार्टिंग कहाँ से की रशिया ने। जो डोनबास रीजन है वहाँ से जो एरिया है उनको इंडिपेंडेंस रिकग्निशन दे करके कि वो इंडिपेंडेंट एरिया के रूप में सिचुएटेड है, उनको रिकग्निशन दी गई रशिया के द्वारा और फिर यूक्रेन के ऊपर इनडायरेक्टली यहाँ पर अटैक स्टार्ट कर दिया गया। बेसिक पॉइंट आपको पता है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्सपेंशन चाहता था और जो रशिया है वो एक्सपेंशन नहीं करने देना चाहता था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही थी। अब यहाँ पर यूक्रेन जो है वो चाह रहा है कि पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं वो साथ में आए यूक्रेन के इनडायरेक्टली और सपोर्ट करे यूक्रेन को। तो इसी को लेकर के यूक्रेन, जब अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर की डिस्कशन हुआ यूक्रेन के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट, तब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडिया से भी अर्ज़ किया है कि आप रशिया के साथ में डिस्कशन कीजिए और ये जो प्रॉब्लम है, ये वॉर जैसी सिचुएशन है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करवाइए। हालांकि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात ये और बोली कि कहने से कोई मतलब नहीं है, जो स्टेटमेंट जो दिए जाएं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तभी जाकर के कुछ रिजल्ट सामने आएगा। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन की, उनका लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ पर वर्चुअली डिस्कशन करते हुए एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि हम हर एरिया में, चाहे लैंड एरिया हो, चाहे एयर एरिया हो, चाहे सी की बात हो, हर एरिया में हम बॉर्डर एरियाज़ में हर जगह जो है वो रशिया से वॉर करेंगे। हम झुकेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हार मान लेंगे, हम किसी भी पॉइंट पर हार नहीं मानेंगे। रशिया यूक्रेन की हर लैंड एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हर लैंड एरिया को सिक्योर करने का हम काम करेंगे। सेम इसी तरीके का जो स्पीच है वो उस 1940s के टाइम में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया था। ओके, जब नाजी जर्मन ने अटैक कर दिया था किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, और उसके बाद में इस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। और इसी के कारण से ये नाजी जर्मन जो है, जर्मनी के हमले के कारण से फ्रांस से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सेम इसी तरीके से यूक्रेन ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और अपनी हर लैंड इंच बाई इंच के लिए हम फाइट करते रहेंगे। अब यहाँ पर नाटो ऑर्गेनाइजेशन की बात की है कि यूक्रेन ने, ये जो डिस्कशन हुआ उसमें नाटो में सम्मिलित होने के लिए, नाटो में इंक्लूजन के लिए जो उनके रेगुलर स्टेटमेंट है उसको लेकर के उन्होंने कोई भी बात नहीं रखी। हालांकि प्रेजेंट टाइम में नाटो को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि यूक्रेन भले ही वॉर होता रहे, हम तो नाटो को जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ओके, और यही एक बेसिक कंसर्न है इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर को लेकर के। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को मिस्टर जेलेंस्की ने यहाँ पर रखा है। अब बात आ जाती है नाटो ऑर्गेनाइजेशन की। वैसे तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको एक जनरल अवेयरनेस रहनी चाहिए। नाटो ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जानते हैं इसको। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। देखो, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप बेसिक फैक्ट्स देखो तो जो भी एक एक टर्म्स है वो आपको क्लियरली ध्यान होना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक वर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो जब भी कोई स्टेटमेंट आप रीड करो उसमें अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो आपको एकदम क्लियरली ध्यान होना चाहिए। ओके,
ये जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी सबसे पहले साइन की गई, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्क करता है। ये जो ट्रीटी है वो 4 अप्रैल 1949 को साइन हुई थी। नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव पर काम करता है। इसमें इसका जो आर्टिकल 5 है वो ये बोलता है इस ट्रीटी का कि मान लो अगर किसी, ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन के 30 मेंबर्स हैं, इनमें से एक कंट्री के ऊपर भी किसी ने अटैक किया तो ये माना जाएगा कि कंप्लीट नाटो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया हुआ है और फिर कलेक्टिवली यहाँ पर डिफेंस दिखाया जाएगा। यहाँ पर टोटल 30 मेंबर्स हैं प्रेजेंट टाइम में। शुरुआत जब हुआ था नाटो ऑर्गेनाइजेशन का जब 12 कंट्रीज इसके मेंबर थे। अभी प्रेजेंट टाइम में लास्ट जो है वो नॉर्थ मैसेडोनिया इसका नया मेंबर बना है। यहाँ पर बताया गया है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसका हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड ऑपरेशन है बेल्जियम के मोन्स में। दो अलग अलग चीज़ें हैं, आपको दोनों अलग अलग ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू पे, द हिंदू से ही। तो यहाँ पर रशिया को काउंटर करने के लिए जो अलग अलग कंट्रीज़ क्या कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें यूएस ने जो रशिया का ऑयल है उसको इंपोर्ट करने से मना कर दिया है, सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब इसको लेकर के जो हमारा एडिटोरियल पेज है वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे इसको। इसके अलावा जो फॉरेन पेज है वहाँ पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर बैन। तो चलो कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए। रशिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को जितनी भी डिमांड रहती है ऑयल की, उस डिमांड में से 84%, टोटल डिमांड का 84% इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है। ये कुछ फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको लेकर के ये जो ऑयल इंपोर्ट्स है इसी को लेकर के आज एडिटोरियल पेज पर स्टैगफ्लेशन आया है कि क्या इससे पूरे वर्ल्ड को स्टैगफ्लेशन का जो इशू है वो फेस करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि 2 साल पहले 2020 में कोविड की वजह से जो इंटरनेशनल फ्लाइट हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे अब 27 मार्च एक डेडलाइन डिसाइड की गई है, तब सभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको रिज्यूम कर दिया जाएगा। आज थोड़ा नेट का इशू है, लेकिन जो न्यूज़ है उनको हम कंप्लीट आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ओके। और न्यूज़पेपर की PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ जाकर के भी आप उसको स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि देखो जब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कंप्लीट बैन लगा दिया गया जो इंटरनेशनल फ्लाइट हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ओपन किया गया। हालांकि कोविड के टाइम में भी जो इंटरनेशनल फ्लाइट हैं उसमें हमारे ऑपरेशन वंदे भारत हमने लॉन्च किया था कि हमारे इंडिया के जो भी लोग सिटीजन जो हैं वो अदर कंट्रीज़ में अगर फंसे हुए हैं तो उनको वापस इंडिया में लाया जा सके। सी रूट का भी हमने यूज़ किया था कोविड के टाइम में, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको निकालने के लिए, और उनके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु हमने लॉन्च किया था। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट की बात की गई है। फिर उसमें बताया गया है कि फिर एयर बबल जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसमें हमने काम किया कि कंट्रीज़ के साथ में डायरेक्टली यहाँ से फ्लाइट जाएं, उस कंट्री में जाएं, उस कंट्री से यहाँ पर डायरेक्टली फ्लाइट आएँ। इस तरीके की कुछ हमने अवेलेबिलिटी की जहाँ पर इंडिया के बहुत सारे सिटीजन रहते हैं। तो ये प्रोसीजर है और अब इसको 27 मार्च से रेगुलर कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ लैंड एरिया को कंप्लीट करने के लिए कुछ अमेंडमेंट करवाने की बात की जा रही है कि जो अमेंडमेंट अगर किए जाएंगे तो उससे बहुत सारे जो वर्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, 1 सेकेंड। देखो एडिटोरियल पेज पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है, अभी कल हमने ये डिस्कस किया था कि चाइना ने की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि जो क्वेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्वेड ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए हैं। तो उनकी अभी वर्चुअल मीटिंग हुई। एक तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर क्वेड ग्रुप की डिस्कशन हो रहा है। तो इसको लेकर के जो चाइना है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि जो यूएस है वो क्वेड ग्रुप को इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली इस एरिया को काउंटर करने के लिए नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ऐसा नहीं है
है कि पहली बार चाइना की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट है। 15 साल पहले भी जब इसका इसी तरीके का फर्स्ट डिस्कशन हो रहा था तो इस क्वाड ग्रुप को लेकर के तब भी ये बातें बोली गई थी कि ये एशियन नाटो बनेगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आने वाले टाइम में एशियन नाटो बनेगा। नाटो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमने देख ही लिया कि किस तरीके से कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। तो इसी को लेकर के जो चाइना है उनको प्रॉब्लम है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है जिस तरीके से कलेक्टिव डिफेंस की स्ट्रेटजी पर वर्क करता है उसी तरीके से आने वाले टाइम में क्वाड ग्रुप को भी इस तरीके से डेवलप किया जाएगा और कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी के ऊपर ये वर्क करेगा। और ये चीज़ें जो हैं वो चाइना को काउंटर करने में काम करेंगी। और चाइना तो अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है उस एरिया में, बहुत सारे एरिया में आप डिस्कस कर लो। चाइना का मैप को अगर आप व्यू करोगे तो हर कंट्री के साथ में उनका कोई ना कोई इशू है। ताइवान को लेकर के उनका रेगुलर इशू चलता ही रहता है, साउथ चाइना सी में, फिलीपींस एंड अदर कंट्रीज़ के साथ में। जापान के आसपास वाले एरिया में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी कुछ आइलैंड कंट्रीज़ को लेकर के उनका इशू है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, इसके अलावा लद्दाख वाला रीजन, इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट हैं कि हमारा जो सिक्किम है वहाँ पर भी उन्होंने तिब्बत का यूज़ करते हुए कुछ पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन भी हुआ और 2-3 साल पहले लगभग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हुआ था। तो ये कुछ इशू हैं जो हर कंट्रीज़ के साथ में चाइना को कोई ना कोई इशू बना रहता है। बॉर्डर एरियाज़ में देख लो या फिर सी रूट पर आप देख लो। तो इसी को लेकर के चाइना को लगता है कि मैं तो अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, और यहाँ पर तो यूएस ने अपना जो डोमिनेंस है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर दी। तो इसीलिए चाइना ये स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट। इंडिया को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम क्वाड ग्रुप के साथ में अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो हमें चाइना के साथ में जो अपने बॉर्डर इशूज हैं उनको भी अच्छे से बैठ करके सोल्व करना चाहिए। ये क्लियर सिग्नल है कि आने वाले टाइम में इस तरीके से ये क्वाड ग्रुप के बेसिस पर कुछ इशू जो हैं वो इंडिया को देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना को जो भी ग्लोबल करंट्स मतलब जो भी रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे रिलेशंस हैं उनको टाइज को जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनको रीसेप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल जो है वो स्टैगफ्लेशन को लेकर के है। देखो, कोविड के टाइम में इकोनॉमी वैसे स्लो डाउन हो गई थी। अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फिर से ये इशू देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। ओके, स्टैग्नेशन में क्या होता है कि एक जगह रुकावट आ जाए, और इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में अगर हम ग्रोथ देखें तो ग्रोथ तो हो रही है नॉर्मल, मतलब स्टैग हो गई है। ऐसा नहीं है कि बूम देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी जो है वो सभी कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा बूम पर चल रही है। तो वहाँ तो देखने को मिल रहा है स्टैग्नेशन, एक तरीके से स्थिरता। और जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो रेगुलर बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि महंगाई भी, इन्फ्लेशन जो है वो भी एक जगह जाकर रुक गई है, वहाँ रेगुलर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ओके, और स्टैगफ्लेशन तो देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, यहाँ पर यही तो बताया गया है ना कि रशिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाने की बात कर दी कि उनके हम ऑयल को इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि अदर कंट्रीज़ भी इस तरीके के सैंक्शंस लगाएं, क्योंकि जो यूक्रेन है वो हर कंट्री से अर्ज कर रहा है कि जो भी आपके रशिया के साथ में रिलेशंस हैं उनको आप काउंटर कीजिए, तभी जाकर के रशिया जो है वो डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे सामने आएगा। तो यहाँ पर अब ये जो ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाई, इसकी वजह से इंडिया को भी फेस करना पड़ सकता है कि हो सकता है कि इंडिया को भी ये सारे जो सैंक्शंस है वो फॉलो करने पड़े, और इंडिया जो है वो अपनी डिमांड का 84% जो ऑयल है वो हम बाहर से मंगवाते हैं। रशिया जो है वो यहाँ पर उसके सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। ओपेक कंट्री जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर नहीं रहे, इससे क्या होगा, प्राइजेस बढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट आएगा कि हम जो भी सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल, उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिलेंगे। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिलेगी। लोगों की जॉब जो इतनी है नहीं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही है। और ये स्टैगफ्लेशन है और ग्लोबली इसका रिस्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सेम इसी तरीके का इशू, ऐसा नहीं है कि पहली बार स्टैगफ्लेशन देखने को मिल रहा है। 1970s में भी सेम इसी तरीके का इशू देखने को मिला, जब ऑयल प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे और इसी की वजह से ग्लोबली लेवल पर इसका इफेक्ट देखने को मिला था। नेक्स्ट इम्पोर्ट, देखो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पर जो आर्टिकल है,
राइटर का ये बोलना है कि कोविड को लेकर के आज हम डिस्कस भी करेंगे। कोविड को लेकर के एक रिपोर्ट आई है कि पूरे वर्ल्ड में 6 मिलियन जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है कोविड की वजह से, जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पर यूएस को रखा है। वैसे इंडिया का भी 3rd नंबर पर उन्होंने डिजिट दी है। ओके, वैसे हमारी गवर्नमेंट ने तो देखो, जब लास्ट टाइम जब डिस्कशन हुआ था तब उन्होंने तो बोला था कि कोई किसी की डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो यहाँ पर ये कुछ डाटा हैं जो हमें एक गैप क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के स्टेटमेंट में, और अगर हम बात करें तो अदर जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको लेकर के। अब यहाँ पर जो राइटर हैं उनका बोलना है कि देखो भाई, कोविड की वजह से जो डेथ हुई है उसको सब ने रिकॉग्नाइज कर लिया। सब देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पेंडेमिक से वजह से इतना नुकसान देखने को मिला, इसको लेकर के बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट 2 ईयर्स में इंडिया ने 500,000 जो लोग हैं, इंडिया इज रिपोर्टेड टू हैव लॉस्ट 500,000 ऑफ इट्स पीपल टू द पेंडेमिक ओवर द लास्ट पास्ट 2 ईयर्स। इतने लोगों की यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं इतने लोग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोला गया है कि 1.35 मिलियन इंडियन जो हैं वो एवरी ईयर उनकी डेथ होती है, और एक साइलेंट किलर है। अब ये साइलेंट किलर क्या है? टोबैको है। हर दिन अगर हम बात करें तो 3500 इंडियन जो है उनकी डेथ हो जाती है। ये साइंटिफिक स्टडीज़ का एस्टिमेशन है। ओके, और इसका हैवी कॉस्ट हमें देखने को मिलता है। एनुअल इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट होता है हमारी कंट्री के ऊपर 1,77,340 करोड़ का टोबैको की यूज़ की वजह से, और जो हमारे इंडिया की जो जीडीपी है उसका 1% से भी ज़्यादा है। आप देखो, आप सोचो कि हमारा जो मनी है वो कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। कुछ गलत चीज़ें, कुछ गलत हैबिट्स लोगों की, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है जो काफ़ी हाई लेवल पर बूस्टअप हो सकती है, क्योंकि जो यूथ जिनकी डेथ हो रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो, अपने SARS-CoV-2 जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी उसको लेकर के, ऑल्दो नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज लाइक SARS-CoV-2, द टोबैको एपिडेमिक एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करेक्टराइज इट हैड सम डेफिनेटिव सॉल्यूशन दैट कैन रिड्यूस द डेथ टोल। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि किस तरीके से टोबैको को यूज़ कर रहे हैं लोग, उनको हम कैसे वहाँ से रिमूव करें और ये जो डेथ टोल है उसको हम कम कर सकें। सबसे पहली बात तो क्या करना चाहिए, जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो भी उनकी रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो यहाँ पर टैक्स स्लैब जो है उसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, ताकि बहुत सारे यूथ जो हैं वो ईजिली इसको परचेज कर पाते हैं। ईजिली जब इसको परचेज नहीं कर पाएंगे तो एक तरीके से यहाँ के जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। ओके, तो इसको हमें जो भी टैक्स है उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है, इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि बेसिक लेवल पर जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए और बहुत ही कम जो है वो लोगों की इसको अवेलेबिलिटी हो पाए, जिसकी वजह से जो इश्यूज हैं उनको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर आर्टिकल जो है उसमें सबसे पहले तो देखो, यूक्रेन की तरफ से एक बात आई है। यूक्रेन ने वॉलेंटियर तरीके से जो भी लोग यूक्रेन की आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए कुछ गूगल डॉक्यूमेंट्स, कुछ अपनी तरफ से फॉर्म जो है अवेलेबल करवाए हैं। कुछ उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे इंडिया के भी कुछ लोग जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं उन्होंने वॉलेंटरी तरीके से यूक्रेन की जो लीगन है, यूक्रेन की जो आर्मी है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से अदर एरियाज से जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग हैं उन्होंने यूक्रेन की आर्मी को ज्वाइन करने की बात की है। तो यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट है कि ना सिर्फ जो लोग हैं वो स्टेटमेंट वाइज जो है वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, बल्कि जब लड़ने की बात आई, फाइट करने की बात आई रशिया के खिलाफ में, तब भी लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट अपना शो किया है और ज्वाइन करने की बात की है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी यूक्रेन में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, तो उनकी एजुकेशन को लेकर के डिस्कशन है कि अब वहाँ से तो आप इवैक्यूएट करके ऑपरेशन गंगा के थ्रू उन लोगों को इंडिया ले आई, लेकिन उनकी जो एजुकेशन डिग्री है वो उनका क्या होगा। सेम इसी तरीके का जो इशू है वो चाइना में जो हमारे मेडिकल स्टडीज़ के लिए जिन स्टूडेंट्स ने एनरोल कर रखा है उनको लेकर के भी इशू है। चाइना की जो यूनिवर्सिटी है वो भी कोविड की वजह से काफ़ी लंबे टाइम से बंद है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बोलना है कि अगर हमने कुछ टाइम के बाद में अगर वहाँ पे जो भी हमारा प्रेजेंट टाइम में वहाँ की जो स्टडी चल रही है उसमें एनरोल या फिर वहाँ पर अपनी प्रेजेंस नहीं शो की, तो जो हमारी डिग्री जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। यूक्रेन को जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के भी है, गवर्नमेंट को एक प्रोसीजर बनाना होगा कि जो भी स्टूडेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडीज़ कर रहे थे उनकी किस तरीके से जो डिग्रीज़ है वो कंप्लीट हो पाएंगी।
यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ऑयल फर्म्स को लेकर के है कि ऑयल के प्राइजेस क्या रहेंगे। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि ऑयल फर्म्स जो हैं वो ही फ्यूल के प्राइजेस को डिस्कस करेंगे और वही बताएंगे कि फ्यूल के प्राइस इंक्रीज होंगे या फिर नहीं होंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया चाइना के बीच में डिस्कशन को लेकर के है कि हमारे जो भी बॉर्डर एरियाज़ में जो डिसंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा था उसमें हम दोबारा से फ्रेश डिस्कशन, फ्रेश टॉक करेंगे कुछ पॉइंट्स को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर। कल आप सभी को पता है कि 8 मार्च था और 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने ये बोला है कि पुलिसिंग जो है वो वीमेन के लिए काफ़ी अच्छी जॉब हो सकती है। एक सेकेंड, पुलिसिंग जो है वो विमेन के लिए काफ़ी अच्छी जॉब हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा कि जो उनके लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो जब होगा तभी जाकर के जो इशू हैं उनको हम सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें ये बताया गया है कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि वीमेन का पार्टिसिपेशन अगर हम बात करें तो इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में 95% तक है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में अगर हम बात करें तो काफ़ी कम है फॉर्मल सेक्टर में। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इशू अगर हम बात करें तो उसके बेसिक लेवल पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज हैं कि वो वीमेन जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन करना चाहती हैं लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर होती हैं जिसकी वजह से वो सोसाइटी से, अपने हाउस से बाहर नहीं निकल पाती। तो इसके लेकर के जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि हम जल्दी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो क्रैच सिस्टम है उसकी अवेलेबिलिटी करवाएंगे ताकि जो पुलिसिंग में जो भी वीमेन हैं उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सॉल्व किया जा सके। ओके, इस तरीके की प्लेस करने की उन्होंने कि सपोर्ट किया जाएगा, जो पुलिस वीमेन हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। जो क्रैच है उनके चिल्ड्रन के लिए सेटअप किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरे कंट्री में। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है। एनडीए में आप सभी को पता है गर्ल्स का इंक्लूजन स्टार्ट हो गया है एग्जाम में। अब यहाँ पर कोर्ट जो है उसमें क्वेश्चन किया गया कि एनडीए का जो एग्जाम है उसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो दिया जाए, लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि देखो जब भी हम कोई रिवोल्यूशन करते हैं पहले तो एक तरीके से एंट्री पॉइंट पर गर्ल्स का इंक्लूजन ही नहीं था, हमने इंक्लूजन किया है। टाइम लगेगा, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, हर चीज़ में एक प्रोसीजर होता है, एक टाइम लगता है और उस टाइम को जो है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आ पाएंगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल के बीच में जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनका जो सब रीजनल ग्रुप था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट इन्होंने डिस्कशन किया था। हालांकि ये जो मीटिंग है इसमें अगर हम बात करें तो भूटान जो है वो अभी इसमें अपने आप को शामिल नहीं कर रहा है, लेकिन जो 3 कंट्रीज़ हैं वो रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से मोटर व्हीकल एग्रीमेंट मतलब हमारा कंट्री के बीच में जो गुड्स हैं, पीपल हैं, उनको लेकर के किस तरीके से उनका फ्री फ्लो हो पाए और उसको हम कैसे ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए, इसको लेकर डिस्कस हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी कोलंबो की विजिट पर जाएंगे और वहाँ पर मार्च के एंडिंग में बिम्स्टेक की जो सब रीजनल ग्रुप है उसकी समिट को अटेंड करने की कोशिश वहाँ पर की जाएगी। तो वहाँ पर भी ये जो डिस्कशन है वो हो सकता है कि जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी इस तरीके का एग्रीमेंट जो है वो डिस्कस हो सके और वहाँ पर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जो है वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर हैं। अब बिम्स्टेक को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के प्रीलिम्स में स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें यहाँ पर मैप के थ्रू ये डार्क ग्रीन कलर में जो आपको मैप में शो हो रहा है ये सारे के सारे बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो इसमें 5 कंट्री जो हैं वो तो साउथ एशिया से आते हैं और 2 कंट्री जो हैं वो है साउथ ईस्ट एशिया से। 2 कंट्रीज़ का नेम आपको बताना है, म्यांमार और थाईलैंड। और 5 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं तो इसमें इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ये कंट्रीज़ आते हैं इसमें साउथ एशिया से। तो ये 7 कंट्रीज़ मिलकर के उन्होंने बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो ढाका
बांग्लादेश में है और इसकी जो लीडरशिप है वो कंट्री के नेम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर रोटेट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री को फिक्स कर रखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। 1997 में सबसे पहले बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड 4 कंट्रीज ने मिलकर के बिस्टेक नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। बाद में इसमें म्यांमार भी जुड़ जाता है और फिर इसमें बिम्स्ट ईसी नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और फिर 2004 में 1998 में नेपाल जो है उसका ऑब्जर्वर बन जाता है और 2004 में नेपाल और भूटान जो है इसके फुल मेंबर बन जाते हैं। और इस तरीके से बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आता है। किस तरीके से बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आता है। 2004 में जब इसकी फर्स्ट समिट की गई थी तब इस बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन का वो एक रीनेम किया गया और द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो नेम है वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फिर से इंडिया की विजिट पर आएंगे कि जो भी एड और असिस्टेंस इंडिया ने देने की कोशिश की है श्रीलंका को, उनको रिवाइज करने की, कुछ और ज़्यादा असिस्टेंस लेने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। आप सभी को पता है श्रीलंका हमारे इंडिया में नेबर कंट्री, एक आइलैंड नेशन है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला और जो प्राइसेस हैं हर चीज़ के प्रोडक्ट्स के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। यहाँ पर जो आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, वो रशिया का जो भी ऑयल इंपोर्ट्स होता है उसके ऊपर यूएस ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब इसकी वजह से अदर कंट्रीज़ को भी जो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, मैसूर के जो राजा हैं उन्होंने श्रीलंका के एक फिजिशियन थे उनको एक एलिफेंट जो है, एक टस्कर जो है वो गिफ्ट किया था और उसका नाम है राजा। तो ये नेशनल ट्रेजर था और अब इसकी डेथ हो गई है। 69 ईयर ओल्ड इंडियन एलिफेंट वाज गिफ्टेड टू ए श्रीलंकन मॉन्क फिजिशियन बाय द महाराजा ऑफ मैसूर। ओके, तो ये आज का हमारा ये कोविड को लेकर के रिपोर्ट आई है। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि कोविड और जो टोबैको है उसका कंपैरिजन किया था। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से टोटल टैली किया गया है तो 6 मिलियन जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में उनकी डेथ हो गई। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, यहाँ देखो, द माइलस्टोन कम्स एट द नंबर ऑफ इन्फेक्शन एंड डेथ कंटिन्यूज टू प्लमेट इन मोस्ट रीजन्स। अभी भी कुछ एरिया में बना हुआ है एक्सेप्ट इन एशिया वेयर हांगकॉन्ग इज सफरिंग इट्स वर्स्ट एवर आउटब्रेक एंड ओशियन। ठीक है, न्यूजीलैंड हैज़ रिकॉर्डेड ए जंप इन केसेस और यूएस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेथ देखने को मिली। उसके बाद में ब्राज़ील और इंडिया में 5 लाख के लगभग डेथ टोल यहाँ पर बताया गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।